नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे जासूसी से जुड़े कानूनी प्रावधान की और इसके बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही भारत का जासूसी विरोधी अधिनियम है। इसमें स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ दुश्मन राज्य की मदद करने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ सख्ती की गई है और इसे आपराधिक गतिविधि बताया गया है। ये कानून राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने और जासूसी, राजद्रोह और अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ये कानून जासूसी, साझा गुप्त जानकारी, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्य में हस्तक्षेप को दंडनीय अपराध बनाता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। जासूसी से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिजीत जी, आप जी नमस्कार। अभिजीत जी, आपको फोन पर तमाम जो जानकारी है वो उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको फोन करना होगा। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स आपको बता देते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण, जासूसी से जुड़े कानूनी प्रावधान समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो डिटेल तो हम आपको देंगे, लेकिन इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, अभिजीत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? अभिजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही? जी जी जी, हाँ बोलिए। सवाल वही कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 की है। ये एक्ट हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस की पहले की एक्ट है। हमारा इंडिपेंडेंस हम लोग का हुआ था 1947 में और ये एक्ट हुआ था 1923 में। उस टाइम हमारा ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश लोगों को और भी बहुत सारे उनका बहुत सारे कॉलोनियल उन लोग का जो टारगेट था, कॉलोनियल अप्रोच, तो उसी को रोकने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पास इंडियन जो सिटीजन था, इन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, रोकने के लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्होंने बनाया था 1923 में। इसका कारण एक ही था कि उस टाइम हमारा बहुत सारे वर्ल्ड वॉर हो रहा था। आपको पता होगा। तो ये उस टाइम ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट था, इसको पास हर बार ये लोग सोचते थे कि हमारा कोई इंफॉर्मेशन बाहर वाले एनिमीज के पास होना नहीं चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, इसी के ऊपर एक प्रावधान बनाया ताकि कोई भी बंदा को पता चले कि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जिनके पास फाइल इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है और वो हो सकते कि हमारा जो एनिमी है इनको शेयर कर सकते हैं, उसका डाउट होता था। इसीलिए एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया था। जी ठीक है। सर, ये बताइए कि एक्ट में वर्जित स्थान की क्या परिभाषा रखी गई है? कौन से ऐसे स्थल है जो वर्जित माने जाते हैं? एक्चुअली ये ऐसा कुछ जगह नहीं कि वर्जित जगह है, बल्कि हमें होल ऑफ इंडिया में जहाँ पे ब्रिटिश राज चल रहा था वहाँ पे कहीं भी जगह में ये लागू था। और यहाँ पे कहीं भी ऑफिस जहाँ पे ब्रिटिश राज लोग था वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज जो ब्रिटिश की जो एम्प्लॉयज था, इंडियन जो रहते थे, तो ये सभी के ऊपर इसका लागू होता है।
ऐसा नहीं कि इसके ऊपर लागू है उसके ऊपर लागू नहीं है। ये हर जगह में इसका एप्लीकेशन था। जी, ठीक है सर, ये बताइए कि सरकार की जासूसी क्या होती है, क्योंकि ये भी कई बार आरोप लगते हैं सरकार जासूसी करा रही है। ये जासूसी क्या होती है, कैसे होती है, और इस तरह के आरोपों को किस तरह से देखा जाए? जैसा कि मान लीजिए सरकार की कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सरकार कोई नया कानून बना रहा है, सरकार पनिशमेंट के लिए किसी को बस सोच रहा है, किसी का सरकार की मतलब यहाँ पे जो है 1923 में उस टाइम की सरकार जो था वो तो था ब्रिटिश सरकार था। और आज के डेट में अगर आप सरकार की बात बोले तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हम लोग एडॉप्ट कर लिया, एंड इसकी एप्लीकेशन इंडिया में भी है अभी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंडिया में कोई भी ऑफिस में जहाँ पे हमारा जैसा सीबीआई है, ईडी हो गया, पुलिस वाला हो गया, या तो मिनिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है, डिफरेंट मिनिस्ट्री, इसमें बहुत सारे ऑफिशियल सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है ताकि बाहर वाले की पता ना चले हमने सरकार कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सरकार कैसे प्लानिंग बनाते हैं, सरकार की प्रोजेक्ट में कैसे कैसे रहेगा, ये सारे चीज सरकार की सीक्रेट होता है। ये पब्लिक के पास आना चाहिए। पब्लिक के पास सिर्फ इनको बताता है कि हमें कैसे काम करना है, हमें काम कैसे नहीं करना है, लेकिन सरकार ये नहीं बताता है कि हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा, कितने कॉस्ट हमारा लोन लेना है, कितने कॉस्ट, ये सारे ऑफिशियल सीक्रेसी में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी की जो सरकार है 1947 के बाद हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1952 में हम लोग अडॉप्ट किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद जो ब्रिटिश रूल की जो कानून था वो सारे हम लोग अडॉप्ट किया, जो हमारा काम में आएगा। और कई सारी कानून जो है हम लोग उसको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हमारा आज के डेट में जो है एक गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट के तहत ही इसका एप्लीकेशन होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जी जी, ठीक है। ये बताइए जासूसी की सजा क्या होती है? देखिए जासूसी की मतलब ऐसा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें और दूसरे किसी को शेयर करना चाहता है, जिसके खिलाफ ही हम लोग, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा है, अभी अभी हमारा एक DRDO की साइंटिस्ट को अरेस्ट किया था गुजरात से। तो ये इंक्वायरी में ये पता चला कि ये DRDO की जो हमारा जो एम्प्लॉय जो अरेस्ट हुआ, उन्होंने हमारा सरकार की कुछ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को शेयर कर रहा था। तो ये पता चल गया जब भी, तो तुरंत उसको कार्रवाई किया, उसको अरेस्ट किया। तो ये हमारा जो DRDO की एम्प्लॉयज है उनका ये शेयर करना गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने किया तो और जब किया ये हमारा उसको अरेस्ट भी किया, अरेस्ट करने के बाद उसको सजा भी होगा अभी। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही आता है, और इसके मिनिमम पनिशमेंट भी है 14 साल की। जी। तो इसीलिए हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाना पड़ता है कि हमारा कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है, जैसा आज के डेट में हमारा सबसे बड़े एनिमीज जो है हमें मानता है पाकिस्तान को, और उस तरफ जो है एक चाइना भी है, और हमारा जो साथ में जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जो जमीन हड़प करते हैं ये लोग, तो ये इसको हमें अभी मानते हैं कि ये हमारे एनिमीज है। तो एनिमीज में जो कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो गलत है। तो इसी गलत को रोकने के लिए ये सीक्रेट एक्ट को हम मेंटेन करते हैं। जी, ठीक है, ठीक है सर। ये बताइए कि विदेशी जासूसी एजेंट से भारतीय व्यक्ति के संपर्क कब वर्जित होते हैं? समझूंगी मैं आपसे इस बारे में विस्तार से जानकारी आज हम बात कर रहे हैं इंडिया लीगल स्पेशल हेल्पलाइन में, और आज दरअसल हम बात कर रहे हैं जासूसी कैसे होती है, इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है,
चट्टोपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चट्टोपाध्याय जी, आपसे समझना चाहेंगे विदेशी जासूसी एजेंट से भारतीय व्यक्ति के संपर्क कब वर्जित माने जाते हैं? इसका आवाज कम आ रहा है, सुना ही नहीं दिया। जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी क्या बोला? जी, विदेशी जासूसी एजेंट से भारतीय व्यक्ति के संपर्क कब वर्जित होते हैं? हाँ, जैसा कि आपको मैंने पहले बोला था, ये कानून जो हुआ था ये 1923 की, तो ये कानून की मुद्दा जो है उस टाइम की बिफोर इंडिपेंडेंस की सोचा गया। लेकिन आज के डेट में हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस आया तो उसी में विदेशी को समझने के लिए हमें सिर्फ दो चीज जो है आजू बाजू में इंडिया की नेबर कंट्री जो है, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। इसके अलावा भी है लेकिन इन लोगों के साथ हमारा ज्यादा दुश्मनी जैसा आप बोल सकते हैं चाइना और पाकिस्तान की। तो इसी के साथ अगर कोई हमारा इंडियन गवर्नमेंट की कोई डिफेंस वालों या तो कोई ऑफिशियल मिनिस्ट्री में कोई स्टाफ है जो हमारा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो इसी के खिलाफ इसी कानून के तहत ही इनको हम जासूसी की तौर पे हम पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये है इनका मूल मुद्दा जो है। ठीक है सर, ये बताइए कि किस तरह की जानकारी भारतीय व्यक्ति विदेशी व्यक्तियों को नहीं दे सकते हैं? देखिए, इस तरह की जानकारी जो है विदेशी की आप बोले तो विदेशी एक दो ही है जो हमारा नेबरिंग कंट्री है जी। और उसी को हम नहीं शेयर कर सकते हैं। कौन सा जो डिफेंस की सिक्योरिटी है, जैसा हमारा अभी डिफेंस में बहुत सारी हम लोग आर्म्स इन्वोक कर रहे हैं, आर्म्स हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा कैसे हम लोग युद्धों के लिए जो हम लोग तैयारी अगर युद्ध अगर होता तो उसका तैयारी क्या क्या हो रहा है, तो ये सारे हम लोग सीक्रेसी में रखते हैं और ये विदेशियों को हमें शेयर नहीं कर सकते और ये करते भी नहीं। ठीक है सर, ये बताइए यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म का अनाधिकृत आवाज ना बहुत कम आ रहा है, मुझे थोड़ा सा आवाज। ठीक है सर, बात करती हूँ, मैं बढ़वाने की कोशिश करती हूँ, टेक्निकल कुछ इशू रहेगा लेकिन ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म का अनाधिकृत इस्तेमाल, रिपोर्ट की जालसाजी आदि पर क्या प्रावधान है? जैसा कि अभी आपने देखोगे इंडिया में कई सारी एरिया में है जो घुसपैठियों जो है ना वो डिफेंस वालों को ड्रेस पहन लेते हैं ताकि सामने वालों को कंफ्यूजन हो जाए कि हमारा इंडियन डिफेंस की है कि बाहर की है, और ये यूनिफॉर्म की गलत इस्तेमाल करके आदमी को इसका रिपोर्ट इसका इम्पर्सनेशन करते हैं और ये हमारा जो डिक्रेसी जो है इसको चुराते हैं और उसके बाद हमारा खिलाफ इसको यूज करते हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि सेना या पुलिस के साथ सांठगांठ करने पर किस तरह का प्रतिबंध होता है? देखिए, ये एक अच्छा चीज है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग का पास, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बोला था कि हमारा DRDO की एक ऑफिसर हमें पकड़ गया था जो हमारा सीक्रेट जो था सीक्रेसी वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। DRDO की मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें क्या कर रहा था, हमारा जितना सारे डिफेंस की इंफॉर्मेशन होता है, कैसे हमारा डिफेंस काम करता है, तो ये सारे चीज इन्होंने शेयर कर रहा था। तो ये इसके तहत डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, ये हमारा एक डिफेंस की एक पार्ट है। तो इसमें जो लोग काम करते हैं, जो डिफेंस वाले काम करते हैं, मिलिट्री लोग काम करते हैं, उन लोगों का बहुत सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन इसमें से हमारा कोई एक था जो उसको शेयर कर रहा था जो हमें बाद में पता चला। तो ये है हमारा मूल कारण है कि हमारा कहीं भी देखो इंसान में कहीं भी गलती तो हो ही सकता है।
तो जो दुश्मन कांट्री जो है वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा नेशन की कोई भी आदमी पुलिस डिफेंस वाले को कुछ ना कुछ लालच दिखा के उससे इंफॉर्मेशन जुगाड़ करना। तो उसी में वो लोग क्या करते हैं कि इसका ड्रेस, इसका यूनिफॉर्म इसका चुराते हैं और ये यूनिफॉर्म को गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका एक ही टारगेट है कि हमारा जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको काम में लगाने के लिए, इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से आपने जासूसी कानून के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिजनौर से आ रही है। नहर में गिरी है स्कूली बस। तेज रफ्तार स्कूली बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जो बस में सवार थे। 30 छात्र छात्राएं, राहगीरों ने बताया है कि 30 छात्र छात्राएं बस में सवार थे। साथ ही साथ बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। थाना स्योहारा के पोषक का नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। नहर में गिरी है स्कूली बस और तेज रफ्तार स्कूली बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सीधे बिजनौर की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि जो इस बस में सवार थे वो तकरीबन 30 छात्र छात्राएं बस में सवार थे। जब नहर में बस गिरी तो उसका क्या हाल हुआ ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और क्या हाल उन बच्चों का हुआ होगा जो इसमें सवार थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जो हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।